Hi student, how are you? Today discuss the topic is Drugs and Cosmetic Act having the provisions are given for the import, manufacturing, selling and labeling और पैकेजिंग ऑफ द ड्रग्स। मतलब कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमारे ड्रग्स की और कॉस्मेटिक की इंपोर्ट प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सेलिंग प्रोसेस है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग प्रोसेस है, इन सभी का वर्क करने के लिए हमें क्या क्या प्रोविजंस ज़रूरत है, हमें क्या क्या रूल ज़रूरत है, उन सभी के बारे में हम लोग कैसे इन सभी की काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इनकी वर्क क्या है, इनकी रूल रेगुलेशंस क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है, शेड्यूल क्या है, शेड्यूल ऑफ द एक्ट एंड रूल कितने हैं, उनके रूल रेगुलेशंस क्या हैं, कौन से शेड्यूल में क्या है, उसको कैसे रिमेंबर करेंगे। उसके बाद हमारे DI के DTAB के जितने भी एडवाइजरी मेंबर हैं, इन सभी के डिटेल्स में वीडियो बना चुकी हूँ, लेक्चर के बारे में बना चुकी हूँ कि हमारे DTAB में कितने मेंबर हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, उनकी फंक्शंस क्या है, DCC के उसके बाद हमारे DI के क्वालिफ़िकेशंस फंक्शंस क्या है, और टोटल हम लोग वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। अगर तुम वो वीडियो नहीं देखे हो आप लोग, तो मैं इसका लिंक ज़रूर वीडियो डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रोविज़न ऑफ द एक्ट के बारे में, जो कि इंपोर्ट ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के, सेलिंग के, लेबलिंग एंड पैकेजिंग के ऊपर प्रोविज़न एक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमारे जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स हैं, ड्रग्स इंपोर्ट में डिफरेंट प्रोहिबिटेड हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। तो फर्स्ट है कि हमारा क्लासेस ऑफ ड्रग्स प्रोहिबिटेड बाय द इंपोर्ट, मतलब कि हमारे इंपोर्ट में कौन कौन से ड्रग्स के क्लासेस को प्रोहिबिट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, रिमेंबर नहीं किया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हमारे जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स है, लाइसेंस कौन कौन से शेड्यूल के अंदर आएगी, किस किस के अंदर आएगी, उसके बारे में देखेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर द लाइसेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1, हमारे जो शेड्यूल C एंड C1 है, C एंड C1 किस लिए, हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए है। तो इसके लिए हमारे जो स्पेसिफाइड है, तो इसका लाइसेंस अलग से आती है, तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। शेड्यूल X के बारे में थोड़ा देखेंगे, शेड्यूल X स्पेसिफाइड क्यों है इस इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के लिए। और हमारे टेस्ट एंड एनालिसिस, इंपोर्टेड फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस, इंपोर्टेड फॉर द पर्सनल यूज, एनी न्यू ड्रग्स इंपोर्टेड, एंड लास्ट में देखेंगे हम लोग ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविज़न ऑफ द इंपोर्ट, मतलब कि हमारे ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो कि हमारे रूल के अंदर नहीं आते, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। एंड ऑफेंस एंड पेनल्टी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यदि इंपोर्ट करने के टाइम पे हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का जब इंपोर्ट प्रोसेस कर रहे हैं, तब हम लोग यदि रूल रेगुलेशंस नहीं मानेंगे तो हमें कौन सी ऑफेंस मिलेगी, कौन सी सज़ा मिलेगी, एक कौन सी रूल के लिए कौन सी सज़ा है, कौन सी पेनल्टी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं हमारे क्लास ऑफ ड्रग्स प्रोहिबिटेड टू द इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के लिए हमारे कौन कौन से क्लास के ड्रग्स को प्रोहिबिट करना है। तो फर्स्ट में है मिस ब्रांडेड ड्रग्स, सेकंड है स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स, थर्ड है हमारा ड्रग्स क्लेमिंग टू क्योर द डिजीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल J। शेड्यूल J क्या है, जानलेवा, मतलब कि हमारे जितने डिजीज है जो कि क्यूरेबल नहीं हैं। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, तो इन सभी के ड्रग्स के लिए हम लोग कैसे क्लेमिंग करेंगे। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, स्पोरियस ड्रग्स यूज मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन आर प्रोहिबिटेड इन ओरिजिनल कंट्री एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ द टेस्ट, एग्जामिनेशंस एंड एनालिसिस। ठीक है,
तो हम लोग इन सभी का प्रोहिबिट करके हमारे इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स करना है, इम्पोर्ट ऑफ द प्रोसेस करना है। फर्स्ट में हमारा क्या है, इम्पोर्ट प्रोसेस का फर्स्ट लाइसेंस अंडरिंग द शेड्यूल C1। तो इम्पोर्ट ऑफ द बायोलॉजिकल ड्रग्स, हमारे जितने बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं उसका इम्पोर्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना है। तो फर्स्ट में है कि लाइसेंस मोस्ट हैव एडिक्वेट टू फैसिलिटेट ऑफ द स्टोरेज फॉर द स्टोरेज, हमारा जो स्टोरेज है उसका एडिक्वेट लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइसेंस मोस्ट मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द सेलर के रिकॉर्ड में मोस्टली मेंटेन होना चाहिए लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस मोस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट प्रीमिसेस एंड टू चेक द रिकॉर्ड, जब हम लोग लाइसेंस अलाउ करते हैं इंस्पेक्टर हमें लाइसेंस अलाउ करते हैं तो पहले वो रिकॉर्ड चेक करते हैं, रिकॉर्ड चेक करने के बाद इंस्पेक्टेड करने के बाद इंस्पेक्टर लाइसेंस अलाउ करते हैं। द लाइसेंस मोस्ट फर्निशेस द सैंपल टू द अथॉरिटी, हमारे जो अथॉरिटी हैं वो लाइसेंस को मोस्टली चेक करेंगे, उसका एक सैंपल देखेंगे, उसके बाद उस सैंपल की कॉपी को गवर्नमेंट को भेजेंगे। नेक्स्ट ये लाइसेंस मोस्ट नॉट सेल द ड्रग्स विच सैंपल इज विड्रॉन एंड ही टू बी एडवाइज नॉट टू सेल एंड रिकॉल द बेचेस फ्रॉम द मार्केट। यदि मतलब लाइसेंस में कुछ भी ऐसा रूल के खिलाफ आएगा, लाइसेंस में कुछ भी चेंजेस हुआ होगा, लाइसेंस रॉन्ग होगी, तो वहाँ से विड्रॉन करने के लिए उसका सैंपल को विड्रॉन करने के लिए बोला जाएगा, या फिर वो प्रोडक्ट को सेल नहीं करने के लिए बोला जाएगा, या फिर जो भी हम लोग सेल कर दिए हैं उसे मार्केट से रिकॉल करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि हमारा कोई एक ऐसा बेच का ड्रग्स है जो कि हमारे मार्केट में उसका वर्क सही से नहीं हो रहा है, जो यूज दिखाना चाहिए, जो साइड इफ़ेक्ट दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा है, तो क्या करता है गवर्नमेंट जब इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन करने के बाद देखते हैं कि उनकी जो रिकॉर्ड में मेंटेन की गई है ड्रग्स के बारे में, वो ड्रग्स उस तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो इसका एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट के पास जाती है। गवर्नमेंट वहाँ से एडवाइस देती है कि उस प्रोडक्ट को विड्रॉन करो, उस सैंपल को विड्रॉन करो, या फिर सेलिंग मत करो, या फिर सेलिंग अगर हो चुका है तो वो बेच को रिकॉल करो मार्केट के अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट है हमारे इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स इन शेड्यूल एक्स ड्रग्स NDPS। इसमें क्या होता है, शेड्यूल एक्स में हमारा क्या था कि हमारे जितने भी ड्रग्स हैं वो कि हमारे सस्पेंडेड ड्रग्स स्टोरेज फैसिलिटी के ऊपर में है। तो हम लोग इसमें देखते हैं हमारे कंडीशंस कैसे फुलफिल करेंगे। तो लाइसेंस मोस्ट हैव एडिक्वेटेड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए मोस्टली लाइसेंस रिक्वायर्ड है, वो हमारा CC1 के लिए भी है और शेड्यूल एक्स के लिए भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेबल मोस्ट बी एप्लीकेबल इन द ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। अगर हम लोग एप्लीकेंट को एप्लीकेशंस दे रहे हैं लाइसेंस दे रहे हैं तो लाइसेंस किस लिए एप्लीकेबल होगा, आइदर ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए और ऑक्यूपेशंस के लिए। ठीक है, द लाइसेंस ग्रांटेड इवन बिफोर शुड नॉट बी सस्पेंडेड और कैंसल। अगर लाइसेंस ग्रांटेड होने के पहले आप कुछ भी ड्रग्स जैसे सेलिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, द लाइसेंस हैज नॉट बी कन्विक्टेड एनी ऑफेंस अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। जब हम लोग लाइसेंस कन्वेंट कर रहे हैं और ऑफेंस कर रहे हैं कोई भी ड्रग्स के ऊपर में, तो हम लोग का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू इस लाइसेंस का कन्वेंट होना ज़रूरी है।
अगर लाइसेंस सही से ये ड्रग्स नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के ऊपर में या फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल रेगुलेशंस के खिलाफ है तो ये लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम लोग देखेंगे इंपोर्ट फॉर द प्रोफेशनल यूज। मतलब हमारे जो भी ड्रग्स इंपोर्टेड होते हैं हमारे पर्सनल यूज के लिए, उसका क्या कंडीशंस है। तो अप टू 100 एवरेज डोज में बी इम्पोर्टेड विथआउट एनी परमिटेड। अगर हम लोग 100 एवरेज डोज मतलब कि एक 100 तक या 100 के आसपास के डोज का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए कोई भी स्पेशल परमिशंस की ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। प्रोवाइड इन इट द पार्ट ऑफ द परसेंटेज लैंग्वेज। मोर देन 100 डोज इंपोर्टेड विथ लाइसेंस अप्लाई ऑन फॉर्म नंबर 12A एंड 12B। अगर हम लोग 100 डोज से ज़्यादा डोज का ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें अप्लाई करने पड़ेगी फॉर्म नंबर 12A एंड 12B। अब हम लोग देखेंगे बाद में कि फॉर्म नंबर 12A और 12B है क्या, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग को उस फॉर्म में अप्लाई करने पड़ेगी कि हम लोग इंपोर्ट कैसे करेंगे ड्रग्स के। फॉर्म ए एंड फॉर्म बी के बारे में ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ हमारे DPCO के लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसका, अगर आप नहीं देखे हो वीडियो तो मैं उसका भी लिंक ज़रूर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ड्रग्स मोस्ट बी बोनाफाइड पर्सनल यूज। अगर हमारा कोई पर्सनल यूज के लिए हम लोग ड्रग्स ले रहे हैं, डोज ज़्यादा है, तो हम लोग एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाएंगे और उसी से अप्लाई करेंगे। ड्रग्स मोस्ट बी डिक्लेयर टू द कस्टम कलेक्टर्स इफ़ सो डायरेक्टेड। ड्रग्स मोस्ट बी डिक्लेयर टू द कस्टम कलेक्टर। हमारे जो स्टेट वाइज जो कलेक्टर होते हैं, अपने हर एक स्टेट के हेल्थ कलेक्टर होते हैं, उनके डायरेक्शंस के थ्रू हमें ड्रग्स को अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम लोग उनके खिलाफ जाके उनके डायरेक्शंस के पहले से हम लोग यदि कोई ड्रग्स को डिक्लेरेशंस दे रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे लाइसेंस के खिलाफ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स विथआउट द लाइसेंस। लाइसेंस के बिना हम लोग कौन कौन से ड्रग्स इंपोर्ट कर सकते हैं। द सब्सटेंस नॉट यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पज। ऐसा सब्सटेंसेस हम लोग लाइसेंस के बिना इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि हमारे मेडिसिनल यूज में ना आए, जैसे कि हमारा कॉस्मेटिक आइटम हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ड्रग्स इन शेड्यूल C1 रिक्वायरिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट फॉर द मेडिसिनल यूज। जो हमारे C1 में है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हमारे मेडिसिनल यूज में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम उसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सब्सटेंस विच आर बोथ ड्रग्स एंड फूड सच एज कंडेंस्ड पाउडर मिल्क, मेल्ट, लैक्टोज, क्रियल और फ्लेक्स, ओट्स, इन सभी का हम लोग इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं विथआउट लाइसेंस। पाउडर मिल्क के लिए, मेल्ट के लिए, लैक्टोज के लिए, ओट्स के लिए, पेडियाजेस्टेड फूड के लिए, जिंजर, पेपर, क्यूमिन, सिनामन, इन सभी ड्रग्स हमारे लाइसेंस के बिना इंपोर्ट हो सकते हैं विथआउट लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इंपोर्ट प्रोसेस में ऑफेंस है, उस ऑफेंस को नहीं मानने से क्या पेनल्टी मिल सकती है। तो ऑफेंस क्या है हमारा, फर्स्ट ऑफेंस है इंपोर्ट ऑफ द सुपीरियर और एडल्ट्रेटेड ड्रग्स और ड्रग्स विच इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल और ड्रग्स नॉट हैविंग द थेराप्यूटिक वैल्यू। अगर हम लोग ऐसा कोई ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें कि स्पोरियस है, हमारा एडल्ट्रेटेड ड्रग्स है और ड्रग्स इन्वॉल्व्स इन द रिस्क ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए रिस्क है और एनिमल के लिए भी रिस्क है। अगर हम लोग ऐसा कोई ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका कोई भी थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं है और हमें उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा पेनल्टी क्या होगा, पेनल्टी होगा 3 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड 5,000 रुपीज़ फाइन फॉर फर्स्ट कन्विएंट। फर्स्ट कन्विएंट के लिए हमें 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट मिल सकती है, 3 ईयर्स के लिए जेल हो सकती है, या फिर 5,000 फाइन देना पड़ता है, या फिर बोथ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड कन्विएंट और सब्सिक्वेंट कन्विएंट के लिए 5 ईयर की इम्प्रिजमेंट होगी और 1,000 की फ़ाइन होगी और बोथ फॉर सब्सिक्वेंट कन्विएंट।
तो अगर हम लोग फर्स्ट कन्वेंट को नहीं मानते हैं और सब्सिक्वेंट कन्वेंट हमें मिलती है तो उसमें क्या होगा, 5 ईयर तक हमारी इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड हो सकती है, या फिर 1000 और इम्प्रिजमेंट फाइन बढ़ सकती है, या बोथ हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑफेंस क्या है, कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न। प्रोविजंस में कंट्रावेंशंस अगर होगी, कंट्रावेंशंस का मतलब क्या है, जो हमारे ड्रग्स के कोई भी मतलब यूजेस नहीं है, हमारे बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट दिखाई देंगे। ड्रग्स हम लोग जो यूज करनी चाहिए वो यूजेस तो नहीं दिखाएगी, और उसके रिलेटेड बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट डेवलप्ड होंगे बॉडी में। तो उसके लिए पेनल्टी क्या है, 6 मंथ इम्प्रिजमेंट और 500 रुपीज़ फाइन, और बोथ फॉर फर्स्ट कन्वेंट। ठीक है। 6 महीना का जेल हो सकता है, या 500 रुपया फ़ाइन दे सकते हो, या बोथ हो सकता है फर्स्ट कन्वेंट में। सेकेंड कन्वेंट और सब्सिक्वेंट कन्वेंट में 1 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है इम्प्रिजन, और 1000 रुपीज़ फाइन हो सकती है, या फिर बोथ हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कॉस्मेटिक के लिए क्या क्या प्रोहिबिटेड हैं। कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड इन द इम्पोर्ट ऑफ द प्रोसेस। तो हमारे कॉस्मेटिक ड्रग्स के लिए इम्पोर्ट प्रोसेस के लिए क्या क्या प्रोहिबिटेड हैं, तो इसमें क्या होगा, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक, स्पूरियस कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक कंटेनिंग हार्मफुल इंग्रेडिएंट, कॉस्मेटिक नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी which contain more than ppm parts per minute, और arsenic 20 ppm arsenic, 2 ppm arsenic, 20 ppm leads, 100 ppm heavy metals। तो इन सभी का हम लोग प्रोहिबिट करके हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे मिस ब्रांडेड ड्रग्स के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, हार्मफुल मटेरियल इंग्रेडिएंट्स के कॉस्मेटिक को हम लोग नहीं इंपोर्ट करेंगे। स्पोरियस ड्रग्स को हम लोग स्पोरियस ड्रग्स के जैसे भी हम लोग उसमें कोई भी मिस ब्रांडेड है, कोई स्पोरियस है, उसके बारे में आपको बताई हूँ स्पोरियस क्या है, मिस ब्रांडेड क्या है। तो उनके अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए डिफेक्ट करता है, तो इसीलिए इन सभी को प्रोहिबिट करेंगे। इन सभी को छोड़ के हम लोग अच्छे क्वालिटी के अच्छे ड्रग्स इंपोर्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स यूज करेंगे, नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी के हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या हमारा प्रोहिबिशंस है और उसके लिए क्या क्या स्टेप है, उसका सब देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या प्रोहिबिशंस है। सेकेंड में हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द अदर देन इन शेड्यूल C1। शेड्यूल C और C1 के अलावा हमारे मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कौन कौन से ड्रग्स के कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज इन शेड्यूल C1, C और C1 शेड्यूल में हम लोग कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल X ड्रग्स, नॉन लाइसेंस ड्रग्स, रीपैकेजिंग लाइसेंस ड्रग्स एंड ऑफेंस एंड पेनल्टी। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं हमारे प्रोहिबिशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। प्रोहिबिशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हमारे ड्रग्स नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी और मिस ब्रांडेड और एडल्ट्रेटेड और स्पोरियस। तो हम लोग ऐसा कोई ड्रग्स इंपोर्ट कर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होगा, मिस ब्रांडेड होगा, एडल्ट्रेटेड होगा और स्पोरियस होगा, तो हम लोग उसका प्रोहिबिशन करेंगे। हम लोग अच्छे क्वालिटी के ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। पेशेंट और प्रेपरेटरी मेडिसिन को भी प्रोहिबिट करेंगे। शेड्यूल J ड्रग्स को प्रोहिबिट करेंगे। रिस्क टू ह्यूमन बीइंग और एनिमल, हम लोग ऐसे कोई ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे जो हमारे बॉडी के लिए जानलेवा हो सके। ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई एक पॉइजनियस मेडिसिन लाइक दैट फॉर एग्जांपल, हम लोग उन सभी ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। हमारे ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए जो ड्रग्स रिस्क है उसका हम लोग प्रोहिबिट करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। तो विथआउट थेराप्यूटिक वैल्यू हम लोग कोई भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। साइक्लेट मतलब प्रिपरेशंस कंटेनिंग हम लोग साइक्लामेट ड्रग्स का यूज नहीं करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स अदर देन इन शेड्यूल CC1। शेड्यूल CC1 के अलावा हमारे कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो उसका कंडीशन है प्रीमिसेस शुड कंप्लाई विथ शेड्यूल M। शेड्यूल M ड्रग्स के लिए हम लोग प्रीमिसेस ले सकते हैं। शेड्यूल M में क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो हम लोग अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग प्रीमिसेस ले सकते हैं, परमिशंस ले सकते हैं। एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग सेपरेटेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, जितना ज़्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी हो सके वो बेटर है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हम लोग उसका भी अप्लाई कर सकते हैं, परमिशंस ले सकते हैं। एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस फॉर एटलीस्ट 2 years फ्रॉम डेट एंड एक्सपायरी, हम लोग एक्सपायरी डेट के साथ एटलीस्ट 2 year के रिकॉर्ड मेंटेन होनी चाहिए। शुड प्रोहिबिटेड एग्जाम्पल ऑफ द टू अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को सैंपल प्रोवाइड करेंगे ज़रूर। फर्निशेज डाटा ऑफ स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द इंस्पेक्शंस बुक, इंस्पेक्शंस जो आएंगे, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो उनके बुक भी मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे, यदि हम लोग ये सब चीज़ें मेंटेन किए हैं, इस सभी रूल के फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग शेड्यूल CC1 के अलावा अदर ड्रग्स की भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स दो जिन शेड्यूल CC1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे शेड्यूल CC1 में हमारे बायोलॉजिकल ड्रग्स आते हैं, तो इनमें क्या क्या कंडीशंस है, मोस्ट बी इशूड प्रीवियसली स्टेरिलाइज्ड सील्ड ग्लास और सूटेबल कंटेनर। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के पहले इशू करेंगे एक स्टेराइल सील्ड ग्लास और सूटेबल कंटेनर शुड बी कंप्लाई विथ शेड्यूल F। हमारे शेड्यूल F में क्या आते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के ग्लास कंटेनर के बारे में आते हैं, तो इसमें हम लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोम क्लासेस टेस्टेड द एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल सीरा, इंसुलिन, इन सभी का हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन, इन सभी क्लासेस के ड्रग्स का टेस्टेड भी कर सकते हैं। सेरम टेस्टेड फॉर एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी, एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी टेस्ट के लिए हम लोग सेरम का यूज कर सकते हैं। पेरेंट्रल्स इन डोज ऑफ 10 ml और मोर शुड बी टेस्टेड फॉर द फ्रीडम फ्रॉम पायरोजन। हम लोग पेरेंट्रल ड्रग्स के लिए हम लोग फ्रीली पायरोजन टेस्ट करते हैं, तो पायरोजन टेस्ट के लिए मिनिमम 10 ml के डोज होना चाहिए, मैक्सिमम हम लोग यूज कर सकते हैं। सेपरेटेड लैब फॉर द कल्चर एंड मैनिपुलेशंस ऑफ द स्कोर बेयरिंग पैथोजेंस, हमारे जितने भी कल्चर हैं, मैनिपुलेशन, स्पोरिंग है, पैथोजेंस टेस्टिंग है, इन सभी का लैब को हम लोग सेपरेटली रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल X। शेड्यूल X ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या कंडीशंस चाहिए, अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग शुड बी मेंटेन्ड इन सीरियसली, हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग है रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन से अकाउंट को हम लोग केयरफुली सीरियसली मेंटेन करेंगे। प्रिजर्व फॉर 5 year, मिनिमम 5 year के अकाउंट को मेंटेन करके रखेंगे। हैव टू सेंड इनवॉइस ऑफ सेल टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी एवरी 3 month, हम लोग एवरी 3 month में हम लोग लाइसेंस अथॉरिटी को उसका इनवॉइस सेंड करेंगे। स्टोर ड्रग्स इन डायरेक्ट कॉस्ट पर डे फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनस, डायरेक्टली हम लोग स्टोर ड्रग्स का कॉस्ट डिटेल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से हम लोग पर्सनस को डायरेक्ट सेंड करेंगे। हमारे प्रिपरेशंस मोस्ट भी लेवल्ड इन XRX, हमारे लेवल मोस्ट भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एग्जिस्ट 100 unit डोज टेबलेट और कैप्सूल, 300 ml ओरल लिक्विड, 500 ml इंजेक्शन, इस हिसाब से ही हमारी पैकिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में एक पैक में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
हमारी इंजेक्शंस की वायल मिनिमम 500 ml होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम 3 to 1 5 0.5 इस तरीके से होती है। नेक्स्ट हमारा कि हमारे ओरल डोज की जो बोतल है मिनिमम 300 ml तक होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, एक शेड्यूल के लिए। नेक्स्ट हमारा लोन ऑफ लाइसेंस के लिए क्या लोन है, कैसे हम लोग कौन से कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेशंस, ए पर्सन्स हु शुड नॉट हैव ईच ओन अरेंजमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट हु विशेस टू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी owned by the other licensing such license are called as the loan license। लोन लाइसेंस हम किसे बोलते हैं, जो अपने खुद के अरेंजमेंट के लिए, खुद के फैक्ट्री के लिए हम लोग एप्लीकेंट किए हैं। हम लोग द पर्सन्स डोज नॉट हैव दिस ओन, अपने खुद के लिए नहीं अप्लाई किए हैं, ठीक है, फैक्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट हु विशेस द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओन्ड बाय अनदर लाइसेंस दैट्स आर कॉल्ड एज द लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस इशूड बाय drugs other than specified in Schedule C and C1 and Schedule S, drugs specified in Schedule C1। तो हम लोग अदर देन C1 के लिए भी हम लोग लोन लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और Schedule C1 ड्रग्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीपैकेजिंग लाइसेंस। रीपैकेजिंग लाइसेंस किसे बोलते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एनी ड्रग्स फ्रॉम द बल्क कंटेनर इनटू द स्मॉल पैकेज एंड लेबलिंग दी विथ ए व्यू ऑफ देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा ऐसा कोई ड्रग्स हैं जो कि सेलिंग के टाइम पे, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे लार्ज कंटेनर में हम लोग, बल्क कंटेनर में हम लोग पैकिंग करके रखें और उसके अंदर से वो ब्रेकेज हो जा रहा है, तो हम उसे रीपैकेजिंग कर सकते हैं। पैकेजिंग ऑफ द ड्रग्स इज ग्रांटेड ऑफ ए ड्रग्स अदर, रीपैकेजिंग ऑफ द ड्रग्स इज ग्रांटेड ऑफ द ड्रग्स अदर देन द शेड्यूल C1 एंड X। शेड्यूल C1 और X के अलावा हम लोग सब ड्रग्स के लिए रीपैकेजिंग ग्रांटेड कर सकते हैं। इसकी ऑफेंस और पेनल्टी क्या है, तो कौन सी ऑफेंस के लिए क्या पेनल्टी है। फर्स्ट है हमारा स्पोरियस ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए पेनल्टी हो सकती है 1 से 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट या फिर 5000 फाइन फर्स्ट कन्वेंट, और सब्सिक्वेंट कन्वेंट के लिए 2 से 6 ईयर की इम्प्रिजमेंट हो सकती है या फिर 10,000 फाइन हो जा सकती है सब्सिक्वेंट कन्वेंट में, ठीक है। और अगर हम एडल्ट्रेटेड ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पेनल्टी 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट मिल सकती है या फिर 2000 तक की फ़ाइन मिल सकती है फर्स्ट कन्वेंट में। सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्वेंट में 2 ईयर्स एक्सटेंडेड हो सकती है हमारी इम्प्रिजमेंट, जेल हमारे 2 ईयर्स तक हो सकती है या फिर 2000 तक की फ़ाइन हो सकती है या बोथ हो सकती है, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा कोई कंट्रावेंशन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ, फाइन 500 हो सकती है। और अगर हम लोग सब्सिक्वेंट कन्वेंट में 6 मंथ तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है और 1000 रुपये तक फ़ाइन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉस्मेटिक। तो प्रोहिबिटेड फॉर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द ड्रग्स मिसब्रांडेड और स्पोरियस कॉस्मेटिक एंड सब्सिक्वेंट क्वालिटी, कॉस्मेटिक कंटेनिंग हेक्साक्लोरोफिन और मर्क्यूरिक कंपाउंड, cosmetic containing coloring which contain more than 2 ppm of arsenic, 20 ppm of lead, 100 ppm of the heavy metal। आई प्रिपरेशंस containing कोल्टाइल कलर कैन बी प्रोहिबिटेड। तो हम लोग कोई भी आई प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें कोल्टाइल कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई प्रिपरेशंस कलरलेस होते हैं। उसके बाद हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कलर यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन सभी यूनिट के हिसाब से हम लोग कलर यूज करें। हम लोग कॉस्मेटिक में मर्क्यूरी कंपाउंड की यूज नहीं करेंगे और मिसब्रांडेड स्पोरियस ड्रग्स की यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग ऑफ द ड्रग्स। सेलिंग ऑफ ड्रग्स के लिए हमारे कौन से स्टेप है, तो हम लोग फर्स्ट हम लोग देखेंगे ड्रग्स सेलिंग करने के लिए क्लास ऑफ ड्रग्स प्रोहिबिटेड,
टू बी सोल्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेल करने के लिए हम लोग कौन कौन से ड्रग्स का प्रोहिबिट कर सकते हैं। उसके बाद होलसेलर्स बायोलॉजिकल देखेंगे। CC1 ड्रग्स के होलसेल के लिए क्या क्या प्रोविज़न है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अदर देन स्पेसिफाइड CC1 एंड एक्स होलसेलर, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं हमारा प्रोहिबिशंस ऑफ द क्लास ऑफ ड्रग्स टू सेलिंग। तो फर्स्ट हम लोग मिसब्रांडेड, स्पोरियस, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स का और स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स का प्रोहिबिट करेंगे, जो कि हमारे स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं हैं, उन्हें प्रोहिबिट करेंगे। सेकेंड है हमारे पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स विथ अनडिस्क्लोज्ड फार्मूला। हमारे प्रोप्राइटरी ड्रग्स जब यूज कर रहे हैं तो उसके फार्मूला को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मतलब हम लोग फार्मूला के हिसाब से यूज करेंगे। शेड्यूल जे ड्रग्स का प्रोहिबिशंस करेंगे। एक्सपायरी ड्रग्स का प्रोहिबिशंस करेंगे। ड्रग्स यूज्ड फॉर द कंजप्शंस बाय गवर्नमेंट स्कीम सच एज द आर्म्ड फोर्स और फिजिशियंस का सैंपल के हिसाब को हम लोग प्रोहिबिटेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होलसेल्स ऑफ बायोलॉजिकल CC1 ड्रग्स। हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं CC1, उनके होलसेल के लिए हम लोग क्या क्या मतलब कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो एडिक्वेट प्रीमिसेस विथ ग्रेटर देन 10 m² एरिया विथ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। अगर हम लोग एक होलसेल शॉप कर रहे हैं तो हमें हमारे स्टोरेज का जो होलसेल रूम है उसका ग्रेटर देन 10 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए। वहीं यदि ये एरिया नहीं होगा तो हम लोग होलसेल दुकान नहीं कर सकते, होलसेल शॉप नहीं कर सकते हैं। ड्रग्स सोल्ड ओनली टू रिटेलर हैविंग द लाइसेंस। अगर हम लोग लाइसेंस को ही रिटेल करने के लिए हम लोग रिटेलर्स को ही हम लोग ड्रग्स सेलिंग करने के लिए हमें लाइसेंस मिलेगी। हम अगर होलसेल हैं तो हम होलसेलर वालों को, ओनली रिटेलर वालों को सेलिंग करने के लिए लाइसेंस मिलेगी। प्रीमिसेस शुड बी इन चार्ज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन्स हु इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और इसका प्रीमिसेस मतलब अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तभी जाके आपको इसकी परमिशंस मिलेगी, वरना ही होलसेलर के लिए परमिशंस नहीं मिलेगी। रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज एंड सेलिंग। हमारे जितने भी ड्रग्स परचेज हो रहे हैं या सेलिंग हो रहे हैं उसकी एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होनी चाहिए। रिकॉर्ड प्रिजर्व्ड फॉर द 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सेल। हम लोग कोई भी 3 ईयर तक सेलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 3 ईयर्स के मिनिमम रिकॉर्ड होने चाहिए सेलिंग और परचेजिंग के। लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेस्ड बाय द ऑन परमिसेस। अगर ये सभी कंडीशंस होगी तभी जाके तुम्हें लाइसेंस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी होलसेलर शॉप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे होलसेलर्स फ्रॉम अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो ऑल कंडीशंस डिस्कस फ्रॉम द बायोलॉजिकल, मतलब हम लोग जो फर्स्ट बायोलॉजिकल CC1 में कंडीशंस अप्लाई किए हैं सभी कंडीशन अदर देन CC1 और X में भी लागू होगी। और उसके अलावा हमारे जो कंपाउंडिंग मेड बाय और अंडर द डायरेक्ट एंड पर्सनल सुपरविजन ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन। हम लोग जो भी कंपाउंडिंग करेंगे शेड्यूल C1 और X के अलावा और भी जो ड्रग्स की कंपाउंडिंग करेंगे उसके लिए भी एक क्वालिफाइड पर्सन्स की सुपरवाइजेंस की ज़रूरत है। तो इन सभी की कंडीशंस से होने से ही हम लोग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं होलसेलर शॉप के लिए, ठीक है। लेबलिंग एंड पैकेजिंग कैसे करेंगे। ऑल आर द जनरल एंड स्पेसिफिक लेबलिंग एंड पैकेजिंग स्पेसिफाइड टू ऑल क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स शुड बी एज पर द प्रोविजन मेड अंडर द एक्ट। हमारे लेबलिंग और पैकेजिंग स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल होना चाहिए और सबकी क्लास के लिए स्पेसिफाइड, क्लासेस के लिए ड्रग्स के लिए हर एक क्लास के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड लेबलिंग होनी चाहिए। और उसकी जो भी प्रोविज़न है अंडर द एक्ट, इस एक्ट के अंदर हमारे जो भी प्रोविज़न है उसके बेसिस में लेबलिंग और पैकेजिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है शेड्यूल्स अप टू द एक्ट। हमारे शेड्यूल्स ऑफ द एक्ट ख़त्म हो गए हैं। तो हम लोग आज
हमारे डिस्कशंस में थे कि हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, तो इनकी कंडीशंस क्या है, हम लोग किस कंडीशंस के बेसिस में हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, होलसेलर शॉप कर सकते हैं, रिटेलर कर सकते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दी हूँ, तो इसको आप केयरफुली समझें। अगर कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए और नए नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे इंस्पायरेशन मिले। थैंक यू।